हेलो एंड वार्म वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। इसमें हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में, यूएनईपी जिसे हम बोलते हैं। इससे पहले हमने स्टॉकहोम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की बात की थी जो 1972 में हुआ था, और आज हम बात करेंगे यूएनईपी। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत जरूरी है। एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कंटिन्यूसली क्वेश्चंस पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सो फॉलोइंग दैट ट्रेंड ये सीरीज आपके सामने है। So let's begin with this. UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो कि 1972 में बना था, 5 जून 1972, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नायरोबी केनिया में है। ये आपने ध्यान रखना है। अब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है ये यूनाइटेड नेशंस की ही एक एजेंसी है, और यूनाइटेड नेशन की एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सब की ब्रॉड बेसिस पर उन सबको सुपरवाइज करने का काम यूएनईपी का होता है। उन सबको देखना, कोऑर्डिनेट करना, जो अलग अलग एजेंसीज हैं उनके बीच में एनवायरनमेंट को भी एक मुद्दा बनाना कि किसी भी यूएन की एजेंसी का कोई अपना पर्टिकुलर डेफिनेट या स्पेसिफिक इवेंट है, एक्शन है, उसके अंदर एनवायरनमेंट को भी एक एंगल के रूप में रखना और उसको भी कंसिडरेशन में लेकर के आना। दिस इज द वर्क ऑफ यूएनईपी। इट वाज फाउंडेड बाय मॉरिस स्ट्रॉन्ग, जो कि इसके पहले डायरेक्टर भी थे, और जो कि ये जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में, इसके भी अध्यक्ष रहे थे, और 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था उसके भी वो हेड रहे थे, मॉरिस स्ट्रॉन्ग। तो ये इनके द्वारा फाउंड किया गया था। And it was founded as a result of United Nations Conference on Human Environment, जो कि मैंने आपको पहले कहा। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1972 में, जिसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी। आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। इसके एक आउटकम के तौर पर 1972 में ही ये यूएनईपी बनाया गया था, और ये 5 जून 1972 में बना था। अभी आप जानते हैं कि 5 जून को हम एनवायरनमेंट डे के नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के नाम से भी उसको हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। तो वो भी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की शुरुआत के तौर पर मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है उसके 6 रीजनल ऑफिस हैं जगह जगह पर, और अलग अलग कंट्रीज में अपने अलग अलग ऑफिस हो सकते हैं। तो इट वाज फाउंडेड एज रिजल्ट ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बाय मॉरिस स्ट्रॉन्ग। ओके, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है इसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यूनाइटेड नेशन की जितनी भी एजेंसीज हैं उन सब के जो भी एनवायरमेंटल कंसर्न है, उन सब के जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, उन सब के बारे में बात करना, उन सब के बारे में चीज़ें अरेंज करना, कोऑर्डिनेशन बनाना। लेकिन फिर भी अगर कोई स्पेशलाइज्ड इशू है, एनवायरनमेंट से संबंधित ही अगर कोई स्पेशलाइज्ड इशू है, तो उसके लिए यूएन की अपनी एक अलग से एजेंसी या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। जैसे हमारे पास यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हमारे पास ये एक UNFCCC, ये हमारे पास एक अलग से फ्रेमवर्क कन्वेंशन है। ऐसे ही डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए हमारे पास यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है। इसके बारे में एसएससी ने लास्ट ईयर इसके बारे में यूपीएससी ने लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा है, 2016 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम UNFCCC और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन CCD के बारे में भी हम अलग से इसमें बात करेंगे। सो ओवरऑल एनवायरनमेंट के बारे में जो बात करता है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम करता है, लेकिन स्पेशलाइज्ड इशू के लिए यूएन में अलग से बॉडीज या कन्वेंशंस हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एनवायरमेंटल इश्यूज को यूएनईपी ही टैकल करता है। स्पेशलाइज्ड इश्यूज के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड कन्वेंशंस भी अवेलेबल हैं। एग्जांपल्स यहाँ पर आपने 2 देखे। चलिए नेक्स्ट, कुछ ऐसी चीज जो आपसे एमसीक्यू के अंदर पूछी जा सकती हैं प्रीलिम्स के अंदर। तो पहला तो ये कि यूनाइटेड नेशन का जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इसकी जो एक्टिविटीज हैं ये एक वाइड रेंज ऑफ इश्यूज को कवर करती हैं। एटमॉस्फेयर को भी कवर करती हैं, मैरीन एनवायरनमेंट को भी कवर करती हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को भी, मतलब तीनों तरीके के इकोसिस्टम को कवर करती हैं, एटमॉस्फेयर हो या मैरीन हो या टेरेस्ट्रियल हो। एनवायरमेंटल गवर्नेंस को भी कवर करते हैं, और ग्रीन इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कंसिडरिंग एनवायरनमेंट, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन इकोनॉमी। तो इन सब के बारे में
यूएनईपी की एक्टिविटीज रहती हैं। यूएनईपी और वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के 1988 में आईपीसीसी को बनाया, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके बारे में भी रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। 2015 में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था आईपीसीसी के बारे में, हम अलग से सेपरेट वीडियो में भी बात करेंगे। आईपीसीसी जो बना था वर्ल्ड डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने मिलकर के बनाया 1988 में। ये क्लाइमेट चेंज रिलेटेड अपनी रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम सबमिट पब्लिश करते रहते हैं, और इन्होंने ही बताया, इनकी ही जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली, जो आप काफ़ी बार सुनते रहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल जो भी हमारा ये डेवलपमेंट है, हमारा जो ओवरऑल वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है, वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम था, प्री इंडस्ट्रियल टाइम मतलब 1850 से पहले का जो टाइम चल रहा था, उसके अकॉर्डिंगली 2 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके के जो भी कंसेप्ट हैं वो सब आईपीसीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली बात की जाती है, और टाइम टू टाइम इसकी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। अब तक 5 रिपोर्ट आईपीसीसी की आ चुकी हैं। विल टॉक अबाउट इट इन ए सेपरेट वीडियो। इसके बाद तो आईपीसीसी को भी बनाने का काम किसका था? यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ ने मिलकर के बनाया 1988 में। इसके बाद इंटरनेशनल साइनाइड मैनेजमेंट कोड, ये साइनाइड को कैसे यूज किया जाए और किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए। साइनाइड एक केमिकल होता है, ये एक नहीं कई सारे केमिकल्स का एक ग्रुप है जहां पर नाइट्रोजन कार्बन को यूज किया जाता है, और ये हाईली टॉक्सिक होता है। अगर अपनी क्वांटिटीज की थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाए और ह्यूमंस या एनिमल्स के अंदर चला जाए या एटमोस्फेयर में, तो इट इज वेरी हाईली टॉक्सिक। ये नेचुरली भी होता है, नेचुरली भी अकर करता है, मैन मेड भी होता है, बट इसके लिए अब इसको यूज किया जाता है गोल्ड माइनिंग में, गोल्ड माइनिंग ऑपरेशंस में। अब जब इसको यूज किया जाता है गोल्ड माइनिंग ऑपरेशन में, हम यहाँ पर ह्यूमंस भी काम करते हैं, तो इसके यूज करने के कुछ कोड होने चाहिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। तो ये कोड भी जो बनाए गए थे, दे वर ऑल्सो डेवलप्ड अंडर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम्स एजिस। यूएनईपी ने ही इन चीजों को बनाया था, और ये आज की डेट में एक पूरा कोड है जिसके अकॉर्डिंगली ही कहीं पर अगर गोल्ड माइनिंग की जाएगी तो उसको इन कोड्स को ध्यान में रख के की जाएगी। तो इंटरनेशनल साइनाइड मैनेजमेंट कोड वाज आल्सो डेवलप्ड अंडर यूएनईपी। इसके अलावा यूएनईपी इज आल्सो ए मेंबर ऑफ यूएनडीजी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप। ये यूनाइटेड नेशन की एक ओवरऑल जो बॉडीज हैं, बहुत सारी बॉडीज यूनाइटेड नेशंस की, उनका एक ग्रुप है जो यूएन की एक्टिविटीज को ओवरलुक करता है, सुपरवाइज करता है और सबको बीच में कोऑर्डिनेशन को बिठाता है। तो यूएनईपी इसका भी एक मेंबर है। इसके बाद हम बात करें लास्ट में, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट का एक प्रोग्राम है यंग पीपल के लिए, यंग लोगों के लिए, टुंजा, जिसके अंदर एनवायरनमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं यंग लोगों के द्वारा, और उन्हें मोटिवेट और एनकरेज किया जाता है सो दैट दे कैन ब्रिंग देम फॉरवर्ड दोज एक्टिविटीज फॉरवर्ड। तो यहाँ पर आपके पास 3-4 चीजें हैं जो आपके प्रीलिम्स में काम आ सकती हैं। तुंजा आपने ध्यान रखना है, और यूएनडीजी के मेंबर हैं, और इंटरनेशनल साइनाइड मैनेजमेंट कोड, आईपीसीसी, और तीनों तरीके के इकोसिस्टम्स में ये हमारा यूएनईपी ओवरलुक करता है चीजों को। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। यूएनईपी की एक सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। इस तरीके की रिपोर्ट्स के बारे में रेगुलरली पूछा जाता है यूपीएससी के एग्जाम्स में, जहां पर एमसीक्यूज बनते हैं कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। लास्ट ईयर भी ऐसे 2-3 क्वेश्चन बने थे कि रिपोर्ट्स का नाम दे दिया जाता है कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, कब पब्लिश करता है, किस बारे में होती है। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, इट इज पब्लिश्ड बाय यूएनईपी, इट इज पब्लिश्ड पीरियडिकली बाय, और ऑब्वियसली एनवायरनमेंट आउटलुक है तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज पर ये बात की जाती है। ऐसी कुल मिलाकर अभी तक 5 रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी हैं 1997 से लेकर 2002 तक, आप देख सकते हैं इसमें। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ यूएन एजेंडा 21। ये अपने आप में एक इशू है, या अपने आप में एक प्रोजेक्ट है एजेंडा 21। इसके बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे, ये कहाँ से आया, कैसे जनरेट हुआ, कैसे डेवलप हुआ। तो यूएन का जो एजेंडा 21 है और यूएनईपी की गवर्निंग काउंसिल का एक डिसीजन था 1995 में, इन दोनों के आउटकम के तौर पर एक ये रिपोर्ट्स रेगुलरली जनरेट की जाती है कि किस तरीके से नई नई पॉलिसी बनाई जाए एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और वर्ल्ड वाइड उन चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक पब्लिश्ड बाय यूएनईपी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, एक और यूएनईपी का प्रोग्राम है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ।
एक है चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ये भी यूएनईपी का प्रोग्राम है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, जो 2004 में आया था, और एक ये अभी 2017 में आया है, अप्रैल 2017, बहुत ही लेटेस्ट है, बहुत ही रीसेंट एक्टिविटी है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ध्यान रखिएगा 2004 में आया था चैंपियंस ऑफ द अर्थ, अभी आया है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ। ये 18 टू 30 ईयर के बीच में जो लोग हैं, जैसे हम लोग, आप लोग जो एग्जाम दे रहे हो, तो सबके लिए है जो 18 से 30 साल की उम्र के बीच में है। तो यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर 18 से 30 साल के बीच में जो लोग हैं उनके आइडियाज को एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए यूज किया जाएगा, और इसको प्रमोट किया जा रहा है, स्पॉन्सर किया जा रहा है। एक कंपनी है कोवेस्ट्रो। The initiative is sponsored by Covestro, one of the leading polymer companies and a strong proponent of innovation for environmental sustainability। तो ये ध्यान रखेंगे, कोवेस्ट्रो का नाम यहाँ पर। यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ, 18 से 30 साल की एज के बीच के जो लोग हैं वो अपने आइडियाज को ला सकते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, कि कैसे उनको किया जाए। हर साल छह लोगों को ये यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया जाएगा, या इनको इसका नाम दिया जाएगा। इनको ये प्राइज मनी दी जाएगी $15,000। उसके बाद उनको मेंटर किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, और उनके आइडियाज को जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकेगा आगे प्रमोट किया जाएगा, उनको यूटिलाइज किया जाएगा टू सॉल्व एंड टू टैकल द एनवायरमेंटल इश्यूज फेसिंग द अर्थ। उसके बाद एक और ये यूएनईपी की रिपोर्ट है जो रिसेंटली पब्लिश हुई थी, फिनटेक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट असेसिंग द इम्प्लीकेशंस। देखिए मैंने पहले भी कहा, इस तरीके की रिपोर्ट्स जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं या उसके अलावा भी इनके बारे में रेगुलरली पूछा जाता है। तो फिनटेक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट असेसिंग द इम्प्लीकेशन, ये भी यूएनईपी की एक रिपोर्ट थी कि किस तरीके से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को साथ साथ रखा जा सकता है, किस तरीके से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की नई नई जो कंपनीज बनती जा रही हैं, नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। डिजिटल फाइनेंस, देखिए यहाँ पर बात करें, एक्सप्लोरिंग हाउ डिजिटल फाइनेंस कैन बी लिवरेज फॉर एनवायरमेंटल गेन्स। डिजिटल फाइनेंस को किस तरीके से एनवायरमेंटल गेन्स के लिए यूज किया जा सकता है। तो यूएनईपी का ये एक रिपोर्ट था, फिनटेक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, व्हाट नेक्स्ट। इसके बाद यूएन की जो ओवरऑल एक्टिविटीज हैं, दे आर रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज इंक्लूडिंग टेरिटोरियल अप्रोच टू क्लाइमेट चेंज। अभी टेरिटोरियल अप्रोच टू क्लाइमेट चेंज भी अपने आप में एक प्रोग्राम है कि किस तरीके से रीजनल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पर, कंट्री लेवल पर या रीजनल लेवल पर, किस तरीके से जो इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स हैं वो एनवायरमेंटल चीज़ों को कैसे, एनवायरमेंटल इश्यूज को कैसे टैकल करते हैं, अपना रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज को कैसे डेवलप करते हैं, क्लाइमेट चेंज से लड़ने की जो अपनी क्षमता है उसको हम रेजिलियंस बोलते हैं, उसको कैसे डेवलप करते हैं। और ये सिर्फ यूएनईपी का एक प्रोग्राम नहीं है, इसके अंदर यूएनईपी के अलावा भी कुछ और यूएन की और भी संस्थाएं हैं जो इसके अंदर काम करती हैं, पार्टनरशिप में काम करती हैं, लेकिन यूएनईपी भी इसको एक तरीके से देख रेख करता है, सुपरवाइज करता है। तो इसके बारे में भी वी विल टॉक अबाउट सेपरेटली। बट ओवरऑल क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की जाती है, यूएनईपी के ओवरऑल जो एक्टिविटीज हैं, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात करता है, इकोसिस्टम मैनेजमेंट के भी बारे में, एनवायरमेंटल गवर्नेंस, एनवायरमेंट अंडर रिव्यू, हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं साइनाइड के कोड के बारे में, और रिसोर्स एफिशिएंसी की, जो भी रिसोर्स यूटिलाइज किए जाएं वो एफिशिएंटली यूज किए जा रहे हैं या नहीं। ये ओवरऑल ब्रॉडली डिफाइंड एक्टिविटीज हैं जो यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम की रहती हैं। अब अगर हम इसको देखें, एक बार अगर रिकैप करें, तो हमने ये एक्टिविटीज देखी, उसके बाद फिनटेक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट देखी, उसके बाद हमने चैंपियंस ऑफ द अर्थ का प्रोग्राम देखा, 2004 में आया था। अभी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ बिल्कुल लेटेस्ट और रिसेंट करंट अफेयर्स हैं, उसको ध्यान रखेंगे। 18 से 30 साल के लोगों के लिए हर साल 6 लोगों को चुना जाएगा। इसके बाद आप ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, ये भी यूएनईपी का है, एजेंडा 21 के एक रिक्वायरमेंट के तौर पर इसको जनरेट किया गया। उसके बाद मरीन, एटमॉस्फेरिक और टेरेस्ट्रियल तीनों तरीके के इकोसिस्टम को कवर करता है। आईपीसीसी भी यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ ने मिलकर के बनाया। साइनाइड कोड भी यूएनडीपी का मेंबर है। टुंजा नाम का प्रोग्राम है जो यंग लोगों के लिए है, जो चल रहा है। इसके अलावा ओवरऑल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की रहती है, और स्पेशलाइज इश्यूज पर हम यहाँ पर अलग से हमारे पास कन्वेंशन भी है। इसके अलावा मॉरिस स्ट्रॉन्ग ने इसको बनाया था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के आउटकम के तौर पर इसको बनाया गया था। एंड दी हेडक्वार्टर इज इन नायरोबी, केनिया। अब नायरोबी केनिया में इसका हेडक्वार्टर है। थोड़ा सा ज्योग्राफिक
पर्सपेक्टिव से उसको देख लेते हैं कि नायरोबी कहाँ है। देखिए ये मैप है केनिया का, दिस इज केनिया, और केनिया के अंदर ये नायरोबी है। यहाँ पर जैसे सोमालिया, इथियोपिया, युगांडा, साउथ सुडान, तंजानिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज अ बिगर मैप। तंजानिया नीचे, यहाँ पर केनिया, दिस इज नायरोबी, सोमालिया, मोगाडिशु, इथियोपिया, जिबूती। और एक और मैप में देखते हैं इन्हीं सब चीज़ों को और बड़े तौर पर आप देख सकते हो। किलीमंजारो माउंटेन भी यहाँ पर है, तंजानिया के अंदर है, ध्यान रखिएगा। किलीमंजारो जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, किलीमंजारो केनिया में नहीं है, तंजानिया में है, जस्ट नीचे वहाँ पर। ये सेचिल्स यहाँ पर हैं, उनको आप देख सकते हैं। मेडागास्कर, मोजाम्बिक चैनल यहाँ पर है, तंजानिया से नीचे मोजाम्बिक है, और ये मोजाम्बिक चैनल है यहाँ पर, इसको आप देख सकते हैं। इसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं। ये जो सोमालिया का यहाँ पर मैप है सोमालिया का, इसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं। दिस इज सोमालिया, दिस इज केनिया जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। दिस इज लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया जहाँ से आपकी नाइल रिवर जो है वो यहाँ से जनरेट होती है, और उसकी दूसरी ब्लू नाइल जो उसकी एक ट्रिब्यूटरी है वो यहाँ से इथियोपिया से जनरेट होती है। उसके बाद इसको हम इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। दिस इज माउंट किलीमंजारो जिसकी मैंने अभी बात की, ये तंजानिया के अंदर है, दिस इज तंजानिया। और यहाँ पर लेक तंगनयिका, ये यहाँ पर एक और लेक है, लॉन्गेस्ट लेक है यहाँ पर। और ये लेक विक्टोरिया बिगेस्ट लेक है, यहाँ से नाइल रिवर भी निकलती है, जो कि यहाँ से इजिप्ट में होकर के फिर आगे मेडिटेरेनियन में जाकर मिल जाती है। एंड दिस इज लेक न्यासा, दिस इज जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी जो है वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में बाउंड्री लाइन का काम करती है। दिस इज सहारा डेजर्ट, आपने इसका नाम सुना ही होगा सबने, सहारा डेजर्ट। और यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट, नामिब डेजर्ट, नीचे साउथ अफ्रीका है। And in the next we can talk about, this is again you can see this is Lake Victoria, दिस इज ग्रेट रिफ्ट वैली। यहाँ पर एक ग्रेट रिफ्ट वैली है जो कि एक तरीके से रिफ्ट है एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट और इस पूरे पोर्शन के लिए। यहाँ से ये पोर्शन अलग हो सकता है इन फ्यूचर। दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका एज वी टॉक्ड अबाउट। दिस इज गल्फ ऑफ एडन, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। रेड सी, यहाँ पर एक जो स्ट्रेट है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंदेब, बाब एल मंदेब हम इसको बोलते हैं, बाब एल मंदेब, बाबिल मंदेब, ये दो स्टेट है यहाँ पर इसको बोलते हैं। और ये लेक विक्टोरिया इधर है ही। मोजाम्बिक चैनल, जो ये मोजाम्बिक चैनल है इस वाटर बॉडी का नाम, यहाँ से जो वाटर का करंट है उसको बोलते हैं हम अगुलास करंट। अगुलास करंट जो कि अपने आप में एक वार्म वाटर करंट है, वाटर करंट ओशियन में चलते हैं। और इधर जो करंट है इसको हम बोलते हैं बेनेगुएला करंट जो कि एक कोल्ड वाटर करंट है। इधर आप ये कालाहारी डेजर्ट, नामिब डेजर्ट आप इधर देख सकते हैं, गल्फ ऑफ गिनिया इधर आप देख सकते हैं। साहेल रीजन को ध्यान रखिएगा, साहेल रीजन, सहारा डेजर्ट को आप जानती हैं, सहारा डेजर्ट। और नीचे का जो एक ग्रीन एरिया है ये कोंगो बेसिन आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके बीच में जो ट्रांजिशन जोन है, ये देखिए बीच में जो ये फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर ये फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पर ये डेजर्ट का एरिया है। ये फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच का जो ट्रांजिशन जोन है इसको हम साहेल रीजन बोलते हैं, साहेल, SAHEL। ये आप ध्यान रखिएगा। लिबियन डेजर्ट यहाँ पर है, अटलास माउंटेन यहाँ पर है, मेडिटेरेनियन सी ऊपर है ही, रेड सी। ये एक ब्लैंक मैप मैंने यहाँ पर लिया है, थोड़ा सा कंसेप्ट और है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड मुझे यहाँ पर आपको बताना है, क्योंकि कुछ लोकल विंड्स के नाम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि इस तरीके की विंड कहाँ पर चलती हैं। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है जो यहाँ पर आपको बताना है। इधर से कुछ लोकल विंड हैं जो चलती हैं और इस डायरेक्शन में चलती हैं, इनको हम बोलते हैं सिरोको, SIROCCO। सिरोको विंड्स हैं जो अफ्रीका से मेडिटेरेनियन की तरफ चलती हैं, अफ्रीका से मेडिटेरेनियन की तरफ चलती हैं ये सिरोको विंड। उसके बाद आप थोड़ा सा अगर नीचे आए यहीं पर तो कुछ विंड्स ऐसी हैं जो यहाँ से इधर गल्फ ऑफ गिनिया की तरफ चलती हैं, या आप कह सकते हैं अटलांटिक ओशन की तरफ इधर चलती हैं। और इनका जो हम नाम रखते हैं इनको हम बोलते हैं हरमटन, हरमटन के नाम से इनको जाना जाता है। आई मे बी रॉन्ग इन माई प्रोनाउंसिएशन हेयर, गलत हो सकती है बट नाम तो यही है, हरमटन, HARMATTAN, हरमटन। उसके बाद जो एक और जो यहाँ पर है इजिप्ट के आसपास, आप इजिप्ट देख सकते हैं, इजिप्ट के आसपास जो यहाँ पर कुछ और इसी तरीके की विंड्स हैं, लोकल विंड्स हैं जो इधर चलती हैं,
डायरेक्शन भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इनका नाम है सिमून, सिमून के नाम से हम इसको जानते हैं, SIMOON, सिमून इधर हैं जो इस डायरेक्शन में चलती हैं। उसके बाद इजिप्ट से अगर आप नीचे आए तो सूडान पड़ता है, और आप इधर देख सकते हैं इधर कुछ विंड्स हैं जो इस डायरेक्शन में चलती हैं इधर, और यहाँ पर जो रेड सी वाला एरिया है इधर हमारा, तो उसकी तरफ चलती हैं। और इन ये हिबोबो हम इनको बोलते हैं, हबूब, हम सॉरी, हबूब हम इनको बोलते हैं, हबूब हम इनको बोलते हैं इन इन हवाओं को जो इधर चलती हैं। बाकी आपने इधर देख लिया था, इधर जो करंट है ओशन करंट, इसको हम बोलते हैं अगुलास करंट। इधर से जो करंट जनरेट होता है ऊपर की तरफ चलता है, इसको हम बोलते हैं बेनेगुएला करंट। इधर से जो करंट आता है ऊपर से, इधर इधर जो करंट चलता है, इसको हम बोलते हैं कैनरी करंट। ये हवाएं हैं जो इधर चल रही हैं, हवाओं के नाम बताए मैंने यहाँ पर सिरों को। जो ओशन करंट इधर चलता है इधर से इधर, उसको हम बोलते हैं कैनरी करंट। और इधर एक छोटा सा करंट है जो इंडियन ओशन से ही जनरेट होता है, इधर की तरफ चलता है, इसको हम बोलते हैं, क्योंकि सोमालिया यहाँ पर कंट्री है तो सोमाली करंट हम इसको बोलते हैं। ये मेडागास्कर है, ये मोजाम्बिक चैनल है, अगुलास करंट है यहाँ पर, सेचिल्स आइलैंड्स हैं यहाँ पर। हाँ, दिस वाज ऑल अबाउट अफ्रीका, जो मुझे लगा कि यहाँ पर बताया जा सकता है। बाकी भी अगर अफ्रीका का नाम बार बार आएगा तो हम उसके बारे में भी देखते रहेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपको लगता है कि दिस कैन बी ऑफ एनी बेनिफिट टू यू एंड टू योर फ्रेंड्स, डू शेयर इट विद देम। थैंक यू वेरी मच।